हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वाईसीटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं मुकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पॉलिटी की क्लासेस लगातार अनवरत चल रही हैं। पिछली कक्षा में हमने अनुच्छेद 60 तक पढ़ के समाप्त कर लिया था। ठीक है, अनुच्छेद 60 तक हमने पढ़ के समाप्त कर लिया था। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो कुछ हमने आपको पढ़ाया था सारे के सारे अनुच्छेद भी ट्रिक के माध्यम से याद करा दिए थे। ठीक है, 52, 53, 54, 55 सब कुछ आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया गया था। अब उसके आगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो देखिए, महाभियोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में केवल और केवल किसके लिए किया गया है? तो भैया भारतीय संविधान में इसका प्रयोग केवल राष्ट्रपति के नाम के लिए किया गया। ठीक है, तो महाभियोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में केवल किसके लिए किया गया? राष्ट्रपति के लिए किया गया। इसको लिया कहां से गया है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है इसको आपका यूएसए के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो इसको भैया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चीजें क्लियर है? तो पहली चीज ये है कि भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में ही किया गया है। बाकी किसी को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग कहीं पे नहीं किया गया है। इस बात को आप सब एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, सवाल पूछा सकता है, जैसे आपको देगा कि महालेखा नियंत्रण परीक्षक को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, साबित कदाचार के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपको बना के दे देगा। तो याद रखना है ये ट्रिक कि महाभियोग प्रक्रिया केवल और केवल राष्ट्रपति को अपने पद से अपदस्थ करने के लिए किया जाता है। बाकी के मामले में जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, इन सब के मामले में किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इन सब के मामले में साबित कदाचार का शब्द का यूज किया जाएगा। ठीक, क्लियर? देखिए, इसके बारे में चर्चा कहां पे की गई है? तो अनुच्छेद 61 में। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है उस प्रक्रिया के बारे में चर्चा जो भारतीय संविधान में किया गया वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। और कहां से लिया गया हमने ये बता दिया कि महाभियोग की प्रक्रिया आपकी यूएसए के संविधान से ली गई है। कहां से? यूएसए के संविधान से। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि किस प्रकार ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो संकल्प है, जो संकल्प प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, संकल्प प्रस्ताव। लेकिन संकल्प प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन पूर्व क्या देनी होगी? सूचना देनी होगी। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व भैया, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक है, तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक, तो सवाल डायरेक्ट पूछ लेता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग संबंधित जो प्रस्ताव है उसको कितने दिन पूर्व सूचना दे के पेश किया जाता है? तो देखिए, 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। अगर राष्ट्रपति के खिलाफ आपको महाभियोग चलाना है तो दोनों सदनों में 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी। इसके बाद संकल्प प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव। अब सोचेंगे आप संकल्प क्यों? क्योंकि हटाने के लिए जो एक निर्णय लिया गया है कि महाभियोग लगाया जाएगा तो उस प्रस्ताव को नाम दिया गया है संकल्प प्रस्ताव। ठीक है, तो संकल्प प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक, तो देखिए, राष्ट्रपति पे अगर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जानी है तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो 14 दिन पूर्व आपको नोटिस देनी होगी, 14 दिन पूर्व आपको सूचना देनी होगी। इसके बाद जो संकल्प प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में, यानी क्या है किसी भी सदन का मतलब चाहे लोकसभा में और चाहे राज्यसभा में। ठीक है, किसी भी सदन का मतलब यही होता है कि दोनों सदनों में से कोई एक सदन। कितने सदन है भारतीय संविधान में, संसद में? तो 2 सदन है, एक तो आपका लोकसभा है और दूसरा क्या है? राज्यसभा है। तो भैया चाहे लोकसभा और चाहे राज्यसभा दोनों में से किसी भी जगह पे इसको पेश किया जा सकता है। चीजें क्लियर हैं? तो देखिए, संकल्प प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में और चाहे राज्यसभा में। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 14 दिन पूर्व आपको
सूचना देना पड़ेगा। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व आपको सूचना देना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो संकल्प पेश किया जा रहा है इस पे कितने लोगों की साइन होनी चाहिए? तो 1/4 सदस्यों से इस पे हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, ये जो संकल्प प्रस्ताव आपका पेश किया जा रहा है, पहली बात तो हमने बताया 14 दिन पूर्व सूचना देके संसद के किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से लाया जा सकता है। ठीक है, तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है। ठीक है, जरूरी है। अब देखिए, इसको कंबाइन करके पढ़िए। अगर आपको राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाना है तो इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी और जो प्रस्ताव लाया जा रहा है उस पे 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। मतलब लगभग 25% सदस्यों का हस्ताक्षर होना इस पे जरूरी है। तो जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन में कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। चीजें क्लियर हो गई? तो अगर महाभियोग प्रस्ताव लाना है तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। प्रस्ताव जो लाया जा रहा है उस पे 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। क्लियर? अब ये जो प्रस्ताव है इसको जिस भी सदन में लाया गया है उस सदन से 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ठीक है, कितने बहुमत से? तो इस संकल्प प्रस्ताव का 2/3 बहुमत से पारित होना क्या है? आवश्यक है। 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो देखिए, पहली बात यह है कि 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, फिर किसी भी सदन में ला सकते हैं। जो संकल्प प्रस्ताव लाया जा रहा है उस पे कम से कम 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए। अब इस प्रस्ताव को जिस भी सदन में पेश किया जाएगा, उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होना क्या है? आवश्यक है। चीजें क्लियर हो गई? तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देना चाहिए। फिर ये क्या करेगा? दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से पारित हो जाएगा, मान लीजिए ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था। ठीक है, तो लोकसभा में लाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। अब लोकसभा में लाया जा रहा है तो उसके 1/4 सदस्यों का उस पे क्या होना चाहिए? प्रस्ताव पे हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर लोकसभा में 2/3 बहुमत से इसको पारित कर देना चाहिए। जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो इस प्रस्ताव को कहां भेजा जाएगा? अगले सदन में। ठीक है, तो अगर लोकसभा में लाए हैं तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, अगर राज्यसभा में लाए हैं तो लोकसभा में भेजा जाएगा। फिर जब अगले सदन में इसको भेजा जाएगा, अगले सदन में जब भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की सुनवाई होगी उस सदन में, दूसरे सदन में। ठीक है, दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या होगी? सुनवाई होगी भैया। अब जब सुनवाई होगी तो राष्ट्रपति वहां पे चाहे तो अपना पक्ष स्वयं रख सकता है और चाहे तो अपने किसी वकील के माध्यम से अपना पक्ष उस सदन के समक्ष रखवा सकता है। ये जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जैसे एक कोर्ट चलाया जाता है, उस कोर्ट की जैसी प्रक्रिया दूसरे सदन में अपनाई जा रही है। इसलिए ये जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, तो इस महाभियोग की प्रक्रिया को नाम क्या दिया गया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है इसको नाम क्या दिया गया भैया? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्योंकि यहाँ पे सारा काम न्यायालय जैसा होता है, परंतु ये न्यायालय नहीं होता है। लेकिन दूसरे सदन में जैसे हमने बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की क्या हो रही है? सुनवाई होती है। वहां पे राष्ट्रपति अपना पक्ष रखता सदन के समक्ष, या तो राष्ट्रपति स्वयं रखता है या तो अपने किसी वकील के माध्यम से अपना पक्ष दूसरे सदन के पास रखवाता है, दूसरे सदन के समक्ष रखवाता है। तो ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसी प्रक्रिया को नाम दिया गया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। समझ में आ गया कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोर्ट जैसे ही सुनवाई होती है लेकिन ये कोई कोर्ट नहीं होती है। तो जहां पे कोर्ट जैसी सुनवाई हो लेकिन वो कोर्ट ना हो, उस प्रक्रिया को कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। इसी प्रकार से अर्ध न्यायिक संस्थान के बारे में आप देखते हैं, जैसे एनजीटी क्या है? ठीक है, एनजीटी
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो अपने आप में क्या है, एक अर्ध न्यायिक संस्थान है, एक अर्ध न्यायिक निकाय है। वो कोर्ट नहीं है, लेकिन वहां पे भी सुनवाई होती है। ठीक है, कोर्ट तो आपके पास तीन ही है, या तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, या तो आपका हाई कोर्ट है, या फिर आपके लोअर कोर्ट है। ठीक है, बाकी जो संस्थान है उनको सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, अर्ध न्यायिक निकाय कहा जाता है, ऐसे जो कोर्ट बने होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रक्रिया अपनाई जाती, तो यहाँ पे जो आपका दूसरा सदन है वो एक अर्ध न्यायिक निकाय की भांति व्यवहार करेगा। मान लीजिए कि लोकसभा से 2/3 बहुमत से पारित हो गया, इसके बाद ये गया राज्यसभा में, और अगर राज्यसभा से पारित हुआ होगा तो जाएगा लोकसभा में, क्योंकि दोनों में से किसी भी सदन में इसको पेश किया सकता है। तब जब 2/3 बहुमत से पास होके ये दूसरे सदन में जाएगा, तो वो जो दूसरा सदन है वो एक अर्ध न्यायिक निकाय के जैसा व्यवहार करेगा। तो वहां पे जो सुनवाई हो रही है राष्ट्रपति पर महाभियोग की, वहां पे राष्ट्रपति को मौका दिया जाता है कि वो अपना पक्ष रखे, या तो स्वयं रखे या तो अपने किसी वकील के माध्यम से रखवाए। ठीक है, तो इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। चीजें क्लियर हो गई। तो राष्ट्रपति को अगर महाभियोग लगा के हटाना है तो पहले आपको सदन में 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा, जिस भी सदन में आपको प्रस्ताव लाना है। ठीक है, उस नोटिस पे 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर। मतलब लगभग 25% सदस्य हस्ताक्षर करें तभी वो पेश हो सकता है प्रस्ताव, नहीं तो पेश भी नहीं हो पाएगा। अब जिस सदन में प्रस्ताव पेश किया गया है वहां से 2/3 बहुमत से पारित होना भी आवश्यक है। जब 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा तो ये प्रस्ताव जाएगा दूसरे सदन में। ठीक है, जब दूसरे सदन में ये प्रस्ताव जाएगा तो वहां पे राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात सदन के समक्ष रखे, या तो स्वयं या तो अपने वकील के माध्यम से। ठीक है, फिर यही जो अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ पे जो पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा सदन भी यदि इस सुनवाई के बाद, ठीक है, पहले सदन में पास हो गया, इस सुनवाई के बाद यदि दूसरा सदन, ठीक है, कौन सा सदन भैया, दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को क्या कर दे, पारित कर दे। 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे भैया, तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति साहब अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे। यानी अगर दूसरे सदन में सुनवाई के बाद 2/3 सदस्य के बहुमत से उस संकल्प को पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, और राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ता है, या उनको गद्दी से हम कहें निकाल के फेंक दिया जाता है। तो ठीक है, लेकिन ये हमारे देश के संवैधानिक प्रधान है, इसलिए इनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि ये कहा जाता है कि इनको इनके पद से क्या किया जाएगा, अपदस्थ कर दिया जाएगा। चीजें क्लियर हो गई। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को इसके माध्यम से हटाया नहीं गया है, ना ही किसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव कभी आया है। तो भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ अब तक महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, जैसा जो सर्वोच्च न्यायालय है, देखिए चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर हटाया जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। ठीक है, तो चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, ठीक है, या नियंत्रक एवं भैया कौन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो। ठीक है, या कौन हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, इनको हटाने के लिए कभी भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इन सभी को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। महाभियोग
शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक भैया, नहीं किया जाता है। ठीक है, बल्कि इन्हें किस शब्द के माध्यम से या किसके आधार पर हटाया जाता है? साबित कदाचार के माध्यम से। ठीक है, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पे संसद के दोनों सदस्यों द्वारा उपस्थित 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, बल्कि इनको साबित कदाचार, बल्कि किसके माध्यम से? साबित कदाचार और किसके माध्यम से भैया? या असमर्थता के आधार पे, असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई? तो देखिए, ये जो राष्ट्रपति के लिए ही केवल महाभियोग शब्द का प्रयोग होगा, बाकी चाहे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना हो, चाहे मुख्य न्यायाधीश को हटाना हो, चाहे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाना हो, या बाकी न्यायाधीशों को हटाना हो, या नियंत्रक के महालेखा परीक्षक को हटाना हो, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो, इन सभी को अगर हटाना है तो इनके लिए कभी भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस शब्द का प्रयोग केवल और केवल किसको हटाने के लिए किया जाएगा? राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाएगा भैया। किसको? राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक है, तो महाभियोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में केवल और केवल किसको हटाने के लिए किया गया है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है, बाकी किसी को हटाने के लिए नहीं किया जाता। बाकी किसी को अगर हटाना है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, चाहे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हो, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, इनको किस आधार पर हटाया जाता है? तो इनको साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। किसके आधार पे? साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है। इससे संबंधित जो प्रस्ताव जिस भी सदन में पेश किया गया है, उस सदन के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा और उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा, तो इन सभी को इनके पद से क्या किया सकता है? हटाया जा सकता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई? तो ये हमने जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से हटाया जाता है, एक बार फिर से आइए रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 61 में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आपकी अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ये जो प्रक्रिया इसको लिया कहाँ गया है? तो यूएसए के संविधान या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाना है तो जिस भी सदन में प्रस्ताव पेश करना है उसमें 14 दिन पूर्व क्या देना होगा? नोटिस देना होगा या सूचना देना होगा। फिर जो संकल्प प्रस्ताव पेश किया जा रहा है उस पर कम से कम 1/4 सदस्यों के यानी 25% सदस्यों के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, फिर इस प्रस्ताव को उस सदन से, जिस सदन में पेश किया गया, वहां से 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। ठीक है, जब उस सदन से जिसमें इस प्रस्ताव को पेश किया गया था 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तो इसको हम भेजेंगे दूसरे सदन में। अगर लोकसभा में पेश किया गया था तो अब राज्यसभा में भेजेंगे, अगर राज्यसभा में पेश किया गया था तो अब लोकसभा में भेजेंगे। फिर दूसरे सदन में इस पे सुनवाई होगी, बैठक होगी और वहां पे सुनवाई होगी। उस सुनवाई में राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेगा, या तो स्वयं या तो अपने वकील के माध्यम से। और इस प्रक्रिया को, जो सुनवाई हो रही, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। जो दूसरे सदन में सुनवाई किया जाता है उसी को कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। फिर दूसरे सदन में इस सुनवाई के बाद अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर देता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध हो जाता है और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। चीजें क्लियर हो गई? इसके बाद हमने आपको बताया कि चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, लेखक एवं महान लेखा परीक्षक हो, या फिर आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, इन सबको अगर आपको हटाना है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, इन सबको अगर आपको हटाना है तो इनके लिए कभी भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इनके लिए साबित कदाचार एवं असमर्थता का ही प्रयोग किया जाएगा। इस आधार पर हटाया जाएगा। इनको भी, इनके खिलाफ भी जो प्रस्ताव पेश होगा सदन में, उसको भी 2/3 बहुमत से पास होना क्या होगा? जरूरी होगा। तो 2/3 बहुमत से जब ये भी दोनों सदनों से पास आउट हो जाएगा और इस पे
किसका हस्ताक्षर हो जाएगा? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाएगा तो इसको क्या कर दिया जाएगा? पूर्ण मान लिया जाएगा। तो इस पे राष्ट्रपति का जब हस्ताक्षर हो जाएगा तो इनको भी इनके पद से क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो चीजें क्लियर हो गई। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हमने देख ली। कुछ चीजें और राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। जैसे वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? आप सबको पता है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपए है। ठीक है, और इनको जो वेतन और पेंशन, इनका दोनों चीज किसकी निधि पर भारित होता है? वेतन एवं पेंशन, वेतन एवं पेंशन दोनों भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। किस पे भैया? भारत सरकार के संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है या जो पेंशन दिया जाता है वो किसके निधि पर भारित होता है? तो भैया वो भारत सरकार के संचित निधि पर भारित होता है। ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। वर्तमान में वेतन कितना मिलता है? तो 4 लाख रुपए इनको वेतन में दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को 4 लाख वेतन एवं अन्य भत्ते भी मिलते हैं। रहने के लिए इनको एक आवास, आपको पता है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ मिलता है? दिल्ली में। इसके अलावा इनको हिमाचल प्रदेश और हैदराबाद, ये 2 जगह भी है जहां पे इनको रहने के लिए आवास अलॉट होता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में राजभवन है और इसके अलावा हैदराबाद में भी एक भवन इनको प्रोवाइड कराया जाता है। तो चीजें क्लियर हो गई। तो राष्ट्रपति को हमने देखा। और एक चीज कि राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देते हैं? तो देखिए, हमने कल तो आपको यह बता दिया था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति अपने पद से हट रहा है तो इस्तीफा किसको देगा भैया? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। तो देखिए, ये भी एक दूसरे को इस्तीफा देते हैं। ये खुद को, राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देगा तो उपराष्ट्रपति को देगा, और अगर उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देगा तो वो राष्ट्रपति को देगा। चीजें क्लियर हो गई। शपथ में भी रिवर्सिबल होगा। ठीक है, जब मैंने आपको ये बताया था, इस तरीके से याद कराया था शपथ। देखिए, जो आपका प्रेसिडेंट है उसको शपथ कौन दिलाएगा? सीजीआई। और भारत के सीजीआई को शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को और मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, और जब कभी उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है तो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार लगाई जाती है, राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाता है। ये सारी चीजें आज हमने पढ़ के समाप्त की है। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो आपका राष्ट्रपति पे लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियां। ये बहुत विस्तृत है, जिसमें टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको हम लोग स्पेशली एक लेक्चर में देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में हम लोग उनके कार्यपालिका शक्ति को देखेंगे, न्यायिक शक्ति को देखेंगे, विधायी शक्ति को देखेंगे, मतलब जितने प्रकार की शक्तियां, सैन्य शक्ति को देखेंगे। ठीक है, तो जितने प्रकार की शक्तियां या आपातकालीन जो शक्तियां आप लोग पढ़ते हैं, आर्टिकल 352, 356, 360, इन सब पे पूर्णतया विस्तारित चर्चा हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। बाकी अगर और भी क्लासेस इसकी देखनी है पहले वाली, तो नीचे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस लेक्चर 1 से लेके 14 तक उपलब्ध हैं। ये आपका आज का 15वां लेक्चर जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पिछले सारे लेक्चर आप रिवाइज करते रहिए। इस पे जल्द ही जितना हमने आपको पढ़ा के समाप्त किया है, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति हो गया है आपका, तो इसके पहले जो जो टॉपिक समाप्त हुए, जैसे मौलिक कर्तव्य तक, राष्ट्रपति वाला उसके बाद हो रहा है, तो मौलिक कर्तव्य तक आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।